चलिए समझते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज या विद्युत आवेश क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज या विद्युत आवेश को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि इस दुनिया में जितने भी सब्सटेंसेस है वो किससे मिलके बने हुए हैं। तो इसका उत्तर मिलता है एटम से, जिसको आप हिंदी में परमाणु, परम है जो अणु, परमाणु से मिलके बने हुए। आज के 2500 साल पहले परमाणु के बारे में अगर बात करें तो महर्षि कणाद कह के गए कि ये पूरी दुनिया को अगर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड किया जाए तो एक सबसे छोटा पार्टिकल मिलेगा जो डिवाइड होना बंद हो जाएगा, उसका नाम रखा गया परमाणु। परम है जो अणु, परम मतलब सबसे ज्यादा और अणु मतलब छोटा। ये बात महर्षि कणाद ने आज के 2500 साल पहले कह दी थी। लेकिन वर्तमान में परमाणु जो है, परमाणु को अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। आज जो परमाणु या फिर एटम है, एटम को अल्टीमेट पार्टिकल नहीं माना जाता। एटम बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है। उन पार्टिकल्स में से जो सबसे ज्यादा स्टेबल पार्टिकल हैं वो 3 पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनमें से इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल है वो एलिमेंट्री पार्टिकल की कैटेगरी में आता है। एलिमेंट्री का मतलब होता है ऐसे पार्टिकल्स जिनको और फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, और छोटा नहीं किया जा सकता। इस पर जो मिलीकन ने चार्ज ऑब्जर्व किया है वो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, जिसको आप ई मान के चलिए अभी। इसके बाद जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये कंपोजिट पार्टिकल है, एलिमेंट्री नहीं है। कंपोजिट का मतलब ये है कि इनसे छोटे और पार्टिकल हैं जिनसे मिलके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने हुए हैं। हमें फोकस उन्हीं पार्टिकल पे करना है। तो उन पार्टिकल में अगर हम देखें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कंपोजिट पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन तो एलिमेंट्री है, इसको तो बाजू में रख देते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर डिस्कशन करना है कि इनसे छोटे और कौन से पार्टिकल हैं। तो इनसे छोटे पार्टिकल जो है वो क्वार्क पार्टिकल है। क्वार्क पार्टिकल के टोटल 12 प्रकार होते हैं, उनमें से 6 होते हैं क्वार्क, 6 होते हैं एंटी क्वार्क। हम लोगों को केवल 2 पार्टिकल पर फोकस करना है, अप और डाउन। क्वार्क पार्टिकल ऐसे पार्टिकल होते हैं जो सिंगल नहीं पाए जाएंगे आपको कभी, ये हमेशा कॉम्बिनेशन में ही पाए जाएंगे, कंपोजिट फॉर्म में ही पाए जाएंगे। आपको कभी सिंगल कोई क्वार्क पार्टिकल नहीं मिलेगा, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो स्टेबल नहीं होता है। अब क्वार्क पार्टिकल ऐसे क्वार्क पार्टिकल होते हैं जो हमेशा घड़ी की दिशा में घूमते रहते हैं, और डाउन क्वार्क पार्टिकल जो होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते रहते हैं। अब क्वार्क पार्टिकल पर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसका 2/3 पार्ट होता है प्लस में, और डाउन क्वार्क पार्टिकल जो होता है उस पर -1/3 इलेक्ट्रॉन पर पाए जाने वाले चार्ज का 1/3 पार्ट होता है माइनस में। प्लस और माइनस साइन का कोई यहाँ औचित्य नहीं है, वो अपोजिट एनर्जी है एक दूसरे के, इस वजह से प्लस और माइनस का यूज किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अप क्वार्क पार्टिकल पर चार्ज है +2/3, डाउन क्वार्क पार्टिकल पर चार्ज है -2/3। अब हम समझते हैं कि इन क्वार्क पार्टिकल ने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैसे बनाया। तो प्रोटॉन की बात अगर हम करें तो प्रोटॉन 2 अप और 1 डाउन क्वार्क पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। अप क्वार्क पार्टिकल पर जो चार्ज है +2/3 ई, दूसरे अप पर भी होगा 2/3 ई, तीसरे पर होता है -1/3 ई। अगर सबको ऐड किया जाए तो आपको आंसर मिलेगा +E। और न्यूट्रॉन की चर्चा करें तो ये 2 डाउन और 1 अप क्वार्क पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और इस पर अगर हम देखें तो -1/3 ई और +2/3 ई चार्ज होगा। टोटल अगर नेट चार्ज निकालें तो ओवरऑल आंसर आएगा 0। इसका मतलब हमें ये निष्कर्ष मिला, ये आउटकम मिला कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, 0 चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हम लोगों ने ई मान के ही चले थे, जिस पर नेगेटिव चार्ज हम मानते हैं, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव और प्रोटॉन पर पॉजिटिव। अब समझते हैं कि आखिर ये एटम कैसे बना हुआ है। तो बहुत सारे एटॉमिक मॉडल और स्ट्रक्चर दिए गए, थॉमसन से लेके रदरफोर्ड से लेके बोर, श्रोडिंगर, हाइजेनबर्ग, इन लोगों की सबकी बात अगर माने तो हम लोगों को ये निष्कर्ष मिला कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं
एक सेंटर पर कंसंट्रेटेड है जिसको हम नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं, और इसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। बात हमें यह समझनी है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो कॉम्बिनेशन है, इनको बांधने में जो पार्टिसिपेट किया है ग्लूऑन्स और बोजॉन मीजॉन्स नाम के पार्टिकल ने पार्टिसिपेट किया है, वो न्यूक्लियर फिजिक्स की बात है। अभी आप ये समझिए कि एटम में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में है, एक सेंटर पर है, और उसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। इस आज वर्तमान में इस कॉम्बिनेशन को हम लोगों ने नाम दिया है एटम या फिर परमाणु। ध्यान दें, हमें यह समझना है कि आखिर इस न्यूक्लियस या इस नाभिक ने इस इलेक्ट्रॉन को कैसे पकड़ा हुआ है। तो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। चार्ज मतलब एक एनर्जी है, एक एनर्जी है जो हमेशा बाहर निकल रही है, और इन इलेक्ट्रॉनों से भी एनर्जी बाहर निकल रही है, लेकिन इस तरीके से है कि ये इलेक्ट्रॉन, ये एनर्जी इस एनर्जी को पकड़ के चलती है। अब आप हमसे प्रश्न करें अगर कि आखिर ये एनर्जी है क्या और आई कहाँ से, इन प्रोटॉन के पास इस दुनिया में एनर्जी आई कहाँ से, तो इस सब का सबसे बड़ा सोर्स है सूर्य। सबसे बड़ा सोर्स है सूर्य, सन। सूर्य से आने वाली जो एनर्जी है, सन से आने वाली जो एनर्जी है, वही इस पूरे ब्रह्मांड में तो नहीं कह सकते, अपने सोलर सिस्टम में व्याप्त है। और ऐसे पता नहीं इस पूरे यूनिवर्स में कितने सूर्य होंगे, कितने सोलर सिस्टम होंगे, जिनमें मतलब हम ये समझ सकते हैं कि अगर ये पूरा सोलर सिस्टम एक मोबाइल है, तो सूर्य जो है इसकी बैटरी है, और वहीं से एनर्जी हम लोगों को आ रही है। ठीक, तो ये एक, अगर हम इस पूरी मतलब कुछ भी उठा लें, हम इसी पेड़ का ये पत्ता उठा लें, इस पत्ते को छोटा छोटा बांटे, और आपको आखिरी में आपको एक एटम मिलेगा जिसमें ये कॉम्बिनेशन मिलेगा, तो इसके पास भी एनर्जी कहाँ से आई है, सूर्य से आई हुई। ये एनर्जी प्रोटॉन से निकलती है और इलेक्ट्रॉन से भी निकलती है, और ये एक दूसरे को पकड़ के चलते हैं। इसी वजह से इसको अपोजिट एनर्जी बोला जाता है। इसी एनर्जी को हम चार्ज कहते हैं। प्रकृति का नियम ये है, प्रकृति का जो नियम है वो ये है कि एक एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा, मान लीजिए +5 है, 5 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन कितने भी हो वो मायने नहीं रखता, अभी 5 प्रोटॉन, तो इसके सराउंडिंग उतने ही इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। ये प्रकृति का नियम है, ये इनिशिएशन है, ये प्रारंभ है कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इस वजह से इन प्रोटॉन से निकलने वाली जो रेगुलर निकलने वाली एनर्जी है और इन इलेक्ट्रॉन से निकलने वाली एनर्जी है, वो एक दूसरे को पकड़े रहती है। अगर हम इस एटम को देखें तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सा लगेगा हमें, क्योंकि जितनी एनर्जी प्रोटॉन से निकली थी वो पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन खा गया है, या ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और प्रोटॉन की एनर्जी ने एक दूसरे को दबा के रखा हुआ है। हम लोगों को कोई नेट एनर्जी नहीं दिखेगी, कोई नेट ऊर्जा नहीं दिखेगी। अब बात करते हैं, ये तो एटम की बात थी, अब बात करते हैं कि ये दुनिया एक एटम से तो मिलके बनी नहीं, ऐसे तो करोड़ अरबों खरबों एटम होंगे। किसी भी सब्सटेंस को उठा ले तो उसमें ये एटम्स होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे। अभी हम डिस्कस यही कर लेते हैं कि इसमें 5 प्रोटॉन है और उसके सराउंडिंग 5 इलेक्ट्रॉन है, सब में बराबर मात्रा में कार्यक्रम चलेगा, ये बात तो निश्चित है। अब आपने एक्सटर्नली किसी भी तरीके से, चाहे उसको रगड़ दीजिए, चाहे सूर्य का प्रकाश डाल दीजिए, चाहे उसको तपा दीजिए, हीट दे दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, कैसे भी करके यहाँ घूमने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं जो प्रोटॉन के सराउंडिंग घूम रहे हैं, देखो भाई अभी तो सब बराबर है, इस वजह से आपको नेट कुछ दिखाई नहीं देगा। अगर आपने किसी भी तरीके से इन 5 इलेक्ट्रॉनों में से 1 या 2 या कितने भी इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा सा धक्का मार के दूसरे एटम पर पहुंचा दिया, मान लीजिए 5 प्रोटॉन थे और 5 इलेक्ट्रॉन थे, बाजू में भी 5 प्रोटॉन थे, 5 ही इलेक्ट्रॉन थे। अब आपने क्या किया कि इनमें से 2 इलेक्ट्रॉनों को किसी भी तरीके से धक्का मार दिया। धक्का मारने में जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लेता है पार्टिकल, वो फोटोन है। ठीक, तो मान लीजिए फोटोन के द्वारा इसको आपने स्ट्राइक किया और धक्का मारा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ खिसक गए। तो बात यह है कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए। अब बात यह है कि देखो 5 प्रोटॉन पहले 5 इलेक्ट्रॉन को संभाले थे, अब क्या होगा, 5 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन को संभाले हैं यहाँ पर, मतलब यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो बाहर निकलेगी। तो हम कहेंगे इस प्लेस पर +2 चार्ज आ गया। और यहाँ पर आप देखिए 5 प्रोटॉन पहले 5 इलेक्ट्रॉन को संभाले थे, अब आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक्स्ट्रा हो गई, तो हम कहेंगे यहाँ पर -2 चार्ज आ गया।
तो चार्ज इस तरीके से हर एक मटेरियल की फंडामेंटल क्वालिटी होती है, क्योंकि हर एक मटेरियल में एटम है और एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, जिनमें से इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब दोनों चार्ज बराबर होते हैं, लेकिन आपको पता है कि सराउंडिंग में एनर्जी तो कहीं ना कहीं से आ ही रही है, धूप आ रही है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो वो एनर्जी मिलती है। तो इलेक्ट्रॉनों का इम्बैलेंस, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर इम्बैलेंस होते रहते हैं। इम्बैलेंस होने की वजह से दुनिया की हर एक सरफेस पर चार्ज पाया जाता है, हर एक सरफेस पर चार्ज पाया जाता है। तो यही है चार्ज। अब अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसी व्यवस्था बना दी, एक कोई ऐसे वायर लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, और एक ऐसी व्यवस्था बना दी कि रेगुलरली इसको आप एनर्जी देते जा रहे हो, तो इसकी सरफेस के इलेक्ट्रॉन हमेशा ऐसे फ्लो होते रहेंगे, वो फ्लो होते होते ऐसे पूरे सर्किट में ऐसे फ्लो होते रहेंगे। इस तरीके से चार्ज फ्लो भी कर सकता है। फिर इसको टाइम के रिस्पेक्ट में जब हम कैलकुलेट करेंगे कि एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, तो उसका नाम हम इलेक्ट्रिक करंट दे देते हैं। फिर आगे की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कैसे जब एटम्स में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर है तब इन पर कोई भी नेट चार्ज नहीं है। लेकिन जैसे ही किसी भी वजह से जब इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम की तरफ ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो दोनों पर ही ग्लो करती हुई लाइट आपको बता रही है कि यहाँ पर कुछ एनर्जी आ गई है, जिसको हम चार्ज कहेंगे। जहाँ प्रोटॉन ज़्यादा है वहाँ पॉजिटिव चार्ज है, जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वहाँ नेगेटिव चार्ज हम कहते हैं। इस तरीके से चार्ज एक ऐसी एनर्जी है जो किसी भी दूसरे चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट। चार्ज को मेजर करने के लिए जो यूनिट बनाई गई, उस यूनिट का नाम है कूलाम। साइंटिस्ट का नाम है। चार्ज को मेजर करने के लिए जो यूनिट बनाई गई है उसका नाम क्या है? कूलाम। ध्यान दीजिएगा, एक कूलाम का अर्थ क्या होता है। अगर हम कभी कहें कि कहीं एक कूलाम चार्ज है, तो इस बात का अर्थ क्या है? इस बात का मतलब ये है कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन कहीं फ्री हो गए हैं। मान लीजिए ये किसी बॉडी का सरफेस है और इस सरफेस पर एटम्स होंगे, एटम्स में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे। तो खास बात यह है कि अगर कोई कहे कि कहीं एक कूलाम चार्ज है, इसका मतलब ये हुआ कि इतने अमाउंट में इलेक्ट्रॉन कहीं थोड़े खिसक गए हैं। इस वजह से एक प्लेस पर इतने ही प्रोटॉन फ्री हो गए हैं और दूसरे इस प्लेस पर इतने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए हैं, तो हम कहेंगे वहां पर एक कूलाम चार्ज आ गया है इतने इलेक्ट्रॉनों को। अब कोई कहे कि इतने ही इलेक्ट्रॉनों को एक कूलाम चार्ज क्यों कहा जाता है, तो इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट का हाथ है इस नंबर को बताने में। मिलीकन में से सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं ने चार्ज पता किया था कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे पाए जाने वाला चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो अब आप अगर देखना चाहें कि एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको आप ट्रांसफर कर लीजिए। अगर एक इलेक्ट्रॉन बराबर इतना कूलाम, तो एक कूलाम बराबर कितना हो जाएगा? इसको डिवाइड में भेज दीजिए, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, सॉरी 19 है ना, इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर इतना कूलाम, तो एक कूलाम बराबर इतने इलेक्ट्रॉन। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आप पाओगे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब एक कूलाम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये इतने इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में कहीं फ्लो हो जाएं, है ना, पर सेकंड अगर इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, कहीं खिसक रहे हैं, तो हम कहेंगे एक कूलाम चार्ज खिसक गया है एक सेकंड में, और इस वैल्यू को हमने नाम दिया है 1 एम्पियर, और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, और इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन कर देते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, और इसकी यूनिट बना दी गई है एम्पियर। इस बात को आपको याद रखनी है। ठीक है।